स्टडी आईक्यू की ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है जातिगत जनगणना। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सालों से जातिगत जनगणना कराने की मांग लगातार उठती रही है। न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल भी रह रहकर जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं और एक बार फिर देश में जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। दरअसल बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया था। फलस्वरूप बिहार विधानसभा के सभी 9 राजनीतिक दलों की सहमति से फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना कराने को मंजूरी दी और अभी बीते दिनों बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इनमें से सबसे ज्यादा 27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और वहीं 19% आबादी अनुसूचित जाति की है। लेकिन सवाल है कि जातिगत जनगणना होती क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में समझेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना क्या होती है। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है और इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। साथ ही समझेंगे जातिगत जनगणना के महत्व और चुनौतियों के बारे में और आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात ये कि जातिगत जनगणना होती क्या है। दोस्तों, किसी देश और समाज की जनसंख्या की गणना करना और ये समझना कि किस चीज तक लोगों की पहुंच है और उन्हें किस चीज से बाहर रखा गया है, यह न केवल सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए बल्कि नीति निर्माताओं और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत की जनगणना अपनी तरह के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक है, जिसके जरिए देश की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी की गणना और संग्रह किया जाता है। हालांकि जनगणना के आलोचक इसे एक जटिल समाज की विस्तृत और व्यापक समझ के लिए उपयोगी नहीं मानते। इसीलिए कुछ लोग सामाजिक संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए जातिगत जनगणना का सुझाव देते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जाति हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में प्रमुख भूमिका निभाती है। बावजूद इसके हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए कोई विश्वसनीय और व्यापक जाति आधारित डेटा मौजूद नहीं है। जाति भारतीय संस्कृति का एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आधार है, जिसे आखिरी बार 1931 में भारतीय जनगणना में शामिल किया गया था। जाहिर है ये कवायद उस समय अंग्रेजों द्वारा की गई थी। हालांकि 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन इसे पब्लिश नहीं किया गया। दरअसल उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने लागत प्रतिबंधों का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना को समाप्त कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद अभी तक सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई है। वैसे 1951 से 2011 तक आजाद भारत में प्रत्येक जनगणना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का डेटा एकत्र किया जाता रहा है, लेकिन अन्य जातियों के बारे में कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया। इस तरह प्रत्येक दशक की शुरुआत में आयोजित जनगणना में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध लोगों के अलावा किसी अन्य जाति का डेटा दर्ज नहीं किया जाता। वास्तव में आधिकारिक तौर पर पूर्ण जाति आधारित डेटा एकत्र करने वाली आखिरी जनगणना 1931 में ही हुई थी। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के दौरान हर धर्म और जाति के लोगों को शामिल किए जाने की बात होती है। उदाहरण के तौर पर बीते दिनों बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातिगत जनगणना में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोगों की संख्या और उनकी वित्तीय स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने की कोशिश की गई है। बहरहाल जातिगत जनगणना के अभाव में ओबीसी और ओबीसी के भीतर विभिन्न समूहों और जातियों की आबादी का कोई उचित अनुमान नहीं है। 1980 के दशक में बीपी मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि देश में ओबीसी आबादी 52% है। कुछ अन्य अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा पर आधारित है और राजनीतिक दल चुनावों के दौरान लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अपना अनुमान लगाते हैं। इस तरह से देश में ओबीसी की संख्या को लेकर कोई समानता नहीं है। लेकिन देश में जनगणना का इतिहास क्या रहा है और इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये समझना भी जरूरी है। देश में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी।
साल 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार जनगणना की शुरुआत की थी। वहीं साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े भी जारी किए गए थे और उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना की जाती रही है। वैसे उस समय जातिवार जनगणना भी की जाती थी और ये आखिरी बार 1931 में हुई थी। आजादी के बाद 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो इसमें जातिवार आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया, लेकिन बाकी जातियों की अलग से कोई जनगणना नहीं होती है। बहरहाल जनगणना का यही स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है। संविधान लागू होने के साथ ही देश में SC/ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया था। फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी थी। पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने पिछले वर्ग का हिसाब 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया था। हालांकि कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या फिर आर्थिक। उसके बाद साल 1979 में मोरारजी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दरअसल मंडल आयोग ने भी 1931 की जनगणना के आधार पर ही पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आयोग ने कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी थी। इसके अलावा आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की भी सिफारिश की। लिहाजा एक दशक बाद साल 1990 में VP सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश को लागू कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक 1931 की जनगणना के आधार पर ही देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% मानी जाती रही है। इसीलिए बार बार जातिगत जनगणना कराने की मांग उठती रही है। साल 2010 में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे OBC नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई तो मनमोहन सिंह सरकार को जातिगत जनगणना पर विचार करना पड़ा और 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जातिगत जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया और इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लिहाजा 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई। जिलेवार पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी सौंप दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये डेटा पब्लिश नहीं कर पाई। अब मुद्दा ये है कि आखिर क्या कारण है कि सरकार जातिगत जनगणना कराने से अपने हाथ पीछे खींच रही है। सरकार के मुताबिक जनगणना के दौरान जातियों का डेटा एकत्र करना अव्यावहारिक है और ऐसा करने से जनगणना की प्रोसेस ही खतरे में पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने कई प्रशासनिक, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल कारणों का हवाला दिया। बहरहाल सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि जो कर्मचारी जनगणना करते हैं उन्हें 6 से 7 दिनों का ही अंशकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वे न तो अन्वेषक होते हैं न ही सत्यापनकर्ता। ऐसे में जाति आधारित डेटा को सार्थक रूप से सारणीबद्ध और वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सूची में 2479 OBC जातियां हैं, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के मुताबिक देश में 3150 OBC जातियां हैं। यदि जनगणना में जाति संबंधी प्रश्न शामिल किया जाता है तो ये हजारों जातियों को वापस लाएगा, क्योंकि लोग अपने कुल, गोत्र, उपजाति और जाति के नामों का परस्पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जनगणना की तैयारी का काम 3 से 4 साल पहले शुरू हो जाता है। जहां तक जनगणना का सवाल है, प्रश्नावली को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और क्षेत्र परीक्षण भी किया जा चुका है। इसलिए अब जाति के बारे में अतिरिक्त प्रश्न जोड़ना संभव नहीं है। इसके अलावा SC और ST के मामले के विपरीत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के लिए OBC और BCC की जनगणना के आंकड़े प्रदान करने का कोई संवैधानिक आदेश भी नहीं है। साथ ही इसके लिए 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उन 2 आदेशों को रद्द कर दिया था जिसमें केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जनगणना में कौन सी जानकारी एकत्र करनी है और कौन सी नहीं, ये सरकार का नीतिगत निर्णय है।
हालांकि अदालत को एक निश्चित नीति अस्थिर लग सकती है, लेकिन अदालत के लिए सरकार को ये निर्देशित करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है कि वह कौन सी नीति अपनाए। जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल ओबीसी से संबंधित आंकड़े साल 1931 की जनगणना के आधार पर हैं। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो स्वाभाविक है कि ओबीसी की संख्या में बदलाव आएगा और इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो सरकार को एक डर ये भी है कि कहीं वर्तमान राजनीति मंडल आयोग के दौर का रूप ना ले ले। इसके अलावा सरकार का वोट बैंक भी प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि इससे ओबीसी के लिए 27% की तुलना में ज्यादा आरक्षण की मांग उठाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वोट बैंक प्रभावित होने के डर से देश हित में निर्णय न लेना कितना घातक हो सकता है। इसके साथ ही समझना ये भी जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल जातिगत जनगणना की वकालत करने वाले राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के विस्तार को उचित ठहराने के लिए जातिवार डेटा की जरूरत का हवाला देते हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्रियों, राजनीतिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का एक बड़ा समूह भी है जो कल्याणकारी तर्क को दरकिनार करते हुए ये दावा करता है कि जाति पर काबू पाने की लड़ाई में भारत की मूलभूत गलती जातिगत जनगणना नहीं करना था। इनका मानना है कि अगर जातिगत जनगणना कराई जाती है तो इससे जाति आधारित विशेषाधिकारों को खत्म किया जा सकता है। वे कहते हैं कि जहां जाति शब्द ही निचली जातियों, एससी या ओबीसी से जुड़ा हुआ है, वहीं ऊंची जातियां जाति विहीन दिखाई देती हैं। इनका तर्क है कि जाति को खत्म करने के लिए सबसे पहले जाति आधारित विशेषाधिकारों को खत्म करना जरूरी है, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले जातियों और उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति, विशेषाधिकारों या वंचनाओं का डेटा तैयार करना होगा, और ये जातिगत जनगणना के द्वारा ही संभव है। गौरतलब है कि जाति केवल वंचित लोगों को ही नहीं दिखाती, बल्कि ये हमारे समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को भी दिखाती है। बहरहाल ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसने एक विशेष वर्ग को लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया है। लिहाजा ये सोचना बंद करने की जरूरत है कि जाति केवल वंचित लोगों, गरीबों और उन लोगों पर ही लागू होती है जो किसी तरह अभावग्रस्त हैं, बल्कि जाति ने कुछ समुदायों को लाभ भी पहुंचाया है, और इस विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय को भी दर्ज करने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना का मकसद केवल आरक्षण के मुद्दे पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि ये वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। विशेष रूप से उन लोगों की संख्या जो हाशिए पर है और जो वंचित हैं, जैसे कि वे किस तरह का व्यवसाय या काम करते हैं। इसके अलावा ये संपूर्ण डेटा जनरेट करेगी। नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियां और रणनीतियां विकसित करने में भी मदद करेगी। साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा तर्कसंगत बहस को बढ़ावा देगी। देश में फिलहाल बड़े पैमाने पर असमानता मौजूद है, और ये असमानता न केवल धन, संसाधनों, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। बहरहाल असमानता की वजह से बहुसंख्यक भारतीयों के बीच क्रय शक्ति की भी भारी कमी है। लिहाजा जातिगत जनगणना इन मुद्दों को लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक तरीके से संबोधित करने में मदद कर सकती है। साथ ही हमारा संविधान भी जातिगत जनगणना कराने का पक्षधर है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है। बहरहाल नागरिकों का विश्वास तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि जाति के संबंध में डेटा संग्रह की विश्वसनीय कवायद नहीं की जाती। भले ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित डेटा को जनगणना में शामिल किया गया है, लेकिन ओबीसी के बारे में कोई एक समान डेटा मौजूद नहीं। 2011 में किए गए सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को दोषपूर्ण और अविश्वसनीय बताया गया। यहाँ तक कि मंडल आयोग की सिफारिशों की भी यह कहकर आलोचना की गई कि वो केवल आयोग के सदस्यों के व्यक्तिगत ज्ञान और नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित थी। इसके अलावा इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को उचित मूल्यांकन के बाद ही लोगों के एक विशेष वर्ग के पिछड़ेपन का निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये माना गया कि इस तरह के निष्कर्ष को विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय द्वारा समय समय पर समीक्षा के अधीन होना चाहिए।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 11 के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में उन वर्गों को बाहर करने के लिए सूचियों को संशोधित कर सकती है जो पिछड़े नहीं रह गए हैं, और इसमें नए पिछड़े वर्गों को शामिल भी कर सकती है। बावजूद इसके ये कवायद आज तक नहीं की गई। जाहिर है कि सरकार को इस दिशा में विचार करने की जरूरत है कि क्या जातिगत जनगणना भारत के समाज में उपयोगी है, और ये भी समझना होगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा किया जाता है तो ये देश के जातिगत समीकरण और जातिगत सौहार्द को नुकसान तो नहीं पहुंचाती। चलिए अब टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी नोट कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना देश हित में जरूरी है? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।